A very good morning, class. Today I am going to start the next chapter of your economics, chapter 2, people as a resource. पीपल एज अ रिसोर्स, जैसे कि उसकी डेफिनेशन से या कह लो टाइटल से ही जस्टिफाई हो रहा है कि लोग जो हैं वो एक रिसोर्स हैं। लास्ट चैप्टर में जब मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें हमने लेबर किया था, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो बेसिकली मैं उस चैप्टर को इस चैप्टर से थोड़ा सा कोरिलेट करके आपको इसका टाइटल समझाऊंगी। पीपल एज अ रिसोर्स मीन्स कि लेबर एज ए लेबर एक कंट्री के लिए कैसे रिसोर्सफुल है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि लेबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन का। हमें लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमें लोगों की बहुत ज़रूरत है। सेम ऐसे ही एक कंट्री के लोग कितना बड़ा रिसोर्स होते हैं एक कंट्री के लिए, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे और लोगों की क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपसे थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंड हिस्ट्री डिस्कस करना चाहती हूँ। आपको याद होगा आपने ना ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर किया था 8th क्लास में, और उसके बाद आपने 9th क्लास में अब एक चैप्टर कर रहे हो जैसे कि लैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, राइट, इकोनॉमिक्स में। और एक चैप्टर आप अभी अपना करोगे ज्योग्राफी में, दैट इज़ पॉपुलेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स और पॉपुलेशन बहुत मिलता जुलता है। जनरली आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कि अगर लेबर ही नहीं होगी तो कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो इंसान अपनी नॉलेज, अपनी टेक्निक, अपने मेथड और अपनी स्किल की वजह से ही उसको मॉडिफाई कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है, इनोवेट कर रहा है और डिस्कवर कर रहा है। तो अगर लोग नहीं होंगे तो कंट्री के पास चाहे 1000 रिसोर्सेज हों, वो सब क्या हो जाएंगे, टोटली वेस्ट हो जाएंगे। सो पीपल एज ए रिसोर्स में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ पीपल become a resource for the country and how they play a vital role in the overall development of the country. Okay, चलो start. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन मतलब इंसान, कैपिटल मीन्स पैसा, फॉर्मेशन मीन्स किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, बनना किसी चीज़ का। जब भी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जनरली मैंने आपको बोला था पिछले चैप्टर में भी कि कैपिटल का मतलब वो जो आपको प्रॉफिट दे के जाएगी इन मनी टर्म्स में, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल मीन्स इंसान जो है वो खुद ही पैसा कमाने का एक इतना बड़ा सोर्स है और उसकी वजह से हज़ारों लोग अपने इनकम सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इसको इकोनॉमिकल टर्म्स में समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, देन यू हैव टू कनेक्ट इट। ओके, process of acquiring and increasing the number of persons have the skills, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि अपनी इकोनॉमी में, अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड और स्किलफुल लोगों का जुड़ना, और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी कंट्री के लोगों को स्किलफुल बनाते हैं, एजुकेटेड बनाते हैं और एक्सपीरियंस्ड बनाते हैं। जैसे कि आज हम कंप्यूटर्स चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, वो किसी ना किसी की तो इन्वेंशन है ही है, तभी हमारे तक पहुंचा है। हम मोबाइल फ़ोन्स चला रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स चला रहे हैं। इवन एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है जो आपको बहुत हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। एप्पल के हर मॉडल में एक नया इन्वेंशन है, एक नया इनोवेशन है। एप्पल की सीरीज़ चेंज होती जा रही हैं, हर फ़ोन में एक नई नई सीरीज़ आ रही हैं। शोमी के फ़ोन्स हैं, जॉनी के फ़ोन हैं, सैमसंग है। अलग अलग तरह के फ़ोन्स में जो अपग्रेडेशन हो रही है वो कौन कर रहा है, वो ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है। एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर हिम? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, हिज स्किल एंड हिज एक्सपीरियंस, राइट। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स जब भी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे हम इसमें ये बात करेंगे कि अपनी कंट्री के लोगों को इतना रिसोर्सफुल बनाओ, इतना फ़ायदेमंद बनाओ, उनकी नॉलेज को, उनकी स्किल को, उनकी एजुकेशन को इस तरीके से यूज़ करना और इस तरह से उनको एजुकेट और स्किलफुल बनाना कि वो कंट्री की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करे। नॉट ओनली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ओवरऑल डेवलपमेंट में। Manpower planning indicates planning of human resource for meeting the developmental needs of the country. मैन पावर प्लानिंग क्या होती है? हमें कितने लोग किस चीज़ के लिए चाहिए, जब हम ये प्लानिंग कर लेते हैं तो कंट्री की डेवलपमेंटल नीड्स अपने आप फुलफिल हो जाती है, राइट। चलो
अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स देती हूँ, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। बेटा जब भी हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो जनरली आप सोशल साइंसेज में एक लाइन पढ़ते आए हो, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इट डिपेंड the man is depend upon each other for the survival as well as for the fulfillment of their needs and requirements, right? अब अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो देखो हम हर किसी पे डिपेंडेंट है, छोटे से छोटा है कोई, हायर से हायर है, चाहे वो कोई भी। फॉर एग्जांपल हम इसमें दो एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। आपने ह्यूमन रिसोर्सेज में अपना लास्ट चैप्टर जो पढ़ा है एट्थ में, उसमें जनरली आपने ये बात की होगी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो किसी भी इकॉनमी की आप कह लो काया पलट सकते हैं, या आप कह लो उसका पूरा का पूरा ओवरलुक चेंज कर सकते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं, अपनी फॉरेन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वी जनरली यूज़ द स्टेटमेंट दे आर डेवलप्ड, ओके, एंड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। हमारी कंट्री में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ की फैसिलिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। वाई? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं, एंड प्लस वहाँ पे लोग बहुत ही प्लान्ड वे में अपना हर काम करते हैं और हर इंसान की कदर करते हैं और अपने हर मतलब आप कह लो ह्यूमन कैपिटल को एक प्रॉपर प्लेस देते हैं। चलो एक डिस्कस करते हैं ये चीज़, सब चीज़ें कैसे। देखो बेटा आप लोग मान के चलो कि आप एक ऐसी सोसाइटी, मान के क्या चलना है, आप वैसे हो ही, चलो अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले, ठीक है। अगर आपकी स्कूल बस नहीं आएगी, आर यू एबल टू कम टू स्कूल? अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं होगी या आपकी स्कूल की बस नहीं आएगी, क्या आप स्कूल आ सकते हो? नहीं। दैट मीन्स यू आर डिपेंड अपॉन योर स्कूल ड्राइवर्स फॉर what? For taking education, right? They also plays a vital role in your education, right? Next, अगर यहाँ पे सफाई ना हो, क्या आप यहाँ बैठ सकते हो? नहीं। so you are dependent upon your mates, okay? सुबह सुबह अगर आपको प्रॉपरली खाना ना मिले या टाइमली हर चीज़ ना अवेल हो तो क्या आप स्कूल पहुंच सकते हो? ना, राइट? अगर स्कूल में टीचर्स नहीं होंगे, आपके पास बुक्स हैं, तो क्या आप अपने आप पढ़ सकते हो? नहीं, राइट? तो ह्यूमन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स, ठीक है। तो जब मैंने डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की थी, हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में स्टेटस प्रॉब्लम बहुत है। लोगों को ऐसे लगता है हम बहुत हाई स्टेटस पे हैं तो लोअर वाला हमारे मतलब का नहीं है। एवरी पर्सन इज़ इक्वल, ठीक है। हर किसी के काम की उतनी ही इम्पोर्टेंस है, उतनी ही वैल्यू है जितने की आपके काम की, ठीक है। तभी हमने लेबर में पिछले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब किया था तो उसमें पढ़ा था स्किल्ड और अनस्किल्ड, हमें दोनों तरह की लेबर चाहिए, ठीक है ना। जनरली आप बताओ मुझे, कोई एजुकेटेड होगा तो झाड़ू पोछे मारने का काम थोड़ी करेगा, ऑब्वियसली वो लो लेवल काम नहीं करेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं हर किसी की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए अकॉर्डिंग टू दी, और दूसरी बात मैंने पावर शेयरिंग में भी आपको ये बोला था, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। तो जिसकी जितनी स्पेशलाइजेशन होगी वो उस हिसाब से काम करेगा और वो अपनी फील्ड में मास्टर है। सेम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी यही बात है, जब कंट्री के लोग अपनी अपनी फील्ड्स में प्रॉपरली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, प्रॉपरली उनको एजुकेट किया जाता है, उनको स्किलफुल बनाया जाता है, तो वो कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल बन के सामने आते हैं और पैसा जनरेट कर रहे हैं। सीधी सी बात है बेटा, देखो आज कोविड-19 की सिचुएशन में हम जनरली कह रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। तो इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हुए हैं आप बताओ? क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी हम पे डिपेंडेंट है, हम कमाएंगे तो हम टैक्सेस देंगे, राइट? हम टैक्सेस देंगे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा, हम नहीं कमाएंगे तो गवर्नमेंट की भी इनकम नहीं होगी। क्लियर? सो दिस इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मैंने पहले ही बोला था, लेबर नहीं होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज़ का कोई रोल नहीं, और अगर इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करके क्या करोगे? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी कौन रोल प्ले कर रहा है? लेबर। लोग तो चाहिए ट्रांसपोर्टेशन को आगे काम करने के लिए, गाड़ियाँ चलाने के लिए, आपकी बसेस चलाने के लिए, ट्रक चलाने के लिए। अगर वही नहीं होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का क्या यूज़ है हमारे लिए? बैंकिंग, बैंक में काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ को कैसे यूज़ करेंगे? कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन को कौन चला रहा है? वो भी तो लोग ही चला रहे हैं। जनरली आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप कस्टमर केयर में फ़ोन करते हो, देन दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, आपको सोल्यूशंस बता देते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे था, ये ऐसे नहीं ऐसे, राइट? तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फ़ोन्स की बात करते हैं हम, ठीक है, हर दिन एक नया वर्जन आ रहा है फ़ोन का, एक नई टेक्नोलॉजी अपडेट होके आ जाती है, एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट होके आ जाता है, तो उसको कौन कर रहा है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट? एक ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, हम डेवलप हो रहे हैं, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन आ रही है हमारी इकोनॉमी में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है। किसकी वजह से? लोगों की वजह से, ह्यूमन। ओके, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स आप अपनी, पहले हमने डेफिनेशंस में ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को स्किलफुल, एजुकेटेड और एक्सपीरियंस बनाएंगे। जब हम अपनी कंट्री के लोगों को स्किलफुल और एजुकेटेड बनाएंगे, ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी। यहाँ पे क्वालिटी वर्ड्स बेटा दो चीज़ों को प्रिडिक्ट कर रहा है, लिटरेसी रेट और इलिटरेसी रेट। ठीक है, जनरली हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत डाउन है। तो अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कंसेप्ट की बात की जाए तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लोगों को स्किलफुल और एजुकेटेड बनाकर लिटरेसी रेट को इन्हांस कर रहा है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम होती है कि पर पर्सन एक दिन में कितना पैसे कमाते हैं। ठीक है, टोटल इनकम को पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर लो तो आपका पर कैपिटा इनकम आ जाएगा कि एक एक पर्सन क्या इनकम कमा रहा है। तो जब सब लोग अच्छा काम, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे स्किलफुल होंगे तो ऑब्वियसली अच्छी जगह ही काम करेंगे और उनकी पर कैपिटा इनकम भी अच्छी ही होगी। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर हमारे इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हुई दैट मीन्स काम करने वाले ज़्यादा तो टैक्स भरने वाले भी ज़्यादा, और टैक्स भरने वाले ज़्यादा तो गवर्नमेंट की इनकम भी ज़्यादा, तो नेशन की इनकम में भी प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिव पॉइंट है बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो एक छोटे से छोटा बच्चा भी, ज़रूरी नहीं है कि जो अर्निंग हैंड है वही नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक छोटे से छोटा बच्चा भी कर रहा है। लाइक यू पीपल, यू आर नॉट एम्प्लॉयड, यू डोंट हैव एनी इनकम बट स्टिल यू हैव सम नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुक्स चाहिए, आपको कॉपीज़ चाहिए, ठीक है, नोटबुक्स चाहिए, आपको स्टेशनरी चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल नीड्स हैं, आप सोप यूज़ कर रहे हो, आप कपड़े यूज़ कर रहे हो, आप खाने का सामान यूज़ कर रहे हो, तो व्हाट वाज दैट? हर चीज़ को ख़रीदने पे हम क्या पे कर रहे हैं? पैसे, एमआरपी। और एमआरपी में क्या होते हैं? सब इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारी पॉपुलेशन का हर यूनिट टैक्स पे कर, राइट, विच हेल्प्स इन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नेशनल इनकम में क्या हेल्प कर रहा है? जितने ज़्यादा लोग ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा ही नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेंगे। मोर इनकम टैक्स, राइट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लोग स्किलफुल होंगे, एजुकेटेड होंगे, एक्सपीरियंस होंगे तो उनको ये चीज़ पता होगी व्हाट टू यूज़, व्हेन टू यूज़, हाउ टू यूज़, कब यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएंगे। प्लानिंग भी वही कर सकता है जो स्किलफुल हो, एजुकेटेड हो और जो थोड़ा सा माइंड रखता है, राइट। हम इसमें प्लानिंग की बात ये करते हैं थोड़ी सी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमेशा से गवर्नमेंट जॉब निकालती है, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, इतने टीचर्स चाहिए, इतने डॉक्टर्स की सिलेक्शन कर रहे हैं, इतने इंजीनियर्स चाहिए इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, एंड सो ऑन। तो प्लानिंग मीन्स क्या है? प्लानिंग मीन्स मैन पावर की प्लानिंग करना, कि हमें कितने स्किलफुल लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए और हमारे पास कितने हैं और कितनों की ज़रूरत, दैट इज़ प्लानिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पेरेंट्स
आपको स्कूल भेज रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्लानिंग. कैसे? दे वॉन्ट one day you will become doctor, engineer, scientist, industrialist, businessman, and some good profession you will choose, right? Ways of developing human capital formation. हम किस तरह से अपने लोगों को अच्छा बना सकते हैं या अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. फॉर्मल एजुकेशन, बच्चे फॉर्मल एजुकेशन होती है जो फॉर्मली दी जाए. फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेजेस, ये फॉर्मल एजुकेशन है. कैसे? आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, फिक्स्ड वर्किंग टाइम टेबल है, फिक्स्ड आपके आवर्स हैं, आप इतने से इतने आओगे. हर स्टेज पे आपकी इन्हेंसमेंट के लिए, आपकी स्किल इम्प्रोवाइजेशन के लिए, स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर्स आप पे वर्कआउट कर रहे हैं, राइट? दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, एक फिक्स्ड करिकुलम में पढ़ रहे हो. नेक्स्ट, हेल्थ. हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड. अब हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. देखो बेटा, अगर लोग हेल्दी होंगे तभी एजुकेशन एक्वायर कर पाएंगे. अगर कोई बीमार है, जब वो बीमार ही है, वो अनफिट है, तो क्या उसकी बॉडी नहीं उसका साथ दे रही काम करने के लिए, तो वो आप बताओ कैसे कुछ कर पाएगा. ठीक है ना? तो पॉपुलेशन का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है, हमारे इंडिया में डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. आपने जनरली एक वर्ड सुना होगा, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, या आप कह लो कि प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, राइट? प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कौन सी है? जैसे आप आने वाले टाइम में प्रोडक्टिव पॉपुलेशन हो. क्यों? क्योंकि आप अच्छी अच्छी जॉब्स पे जाओगे तो लोगों को गंवा कर दोगे. प्रोडक्टिव पॉपुलेशन की जो कैटेगरी है वो 20 ईयर्स टू 58 ईयर्स की है. ठीक है, इसको हम प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का पार्ट मानते हैं. ठीक है, उससे पहले की जितनी भी पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है. देखो, उससे पहले वाले क्या हैं? बच्चे, वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. ठीक है, उनसे काम नहीं करवा सकते. तो 58 ईयर्स के बाद क्या है? सीनियर सिटीजन्स हैं. वैसे ही सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो वो हमारे और उनकी हेल्थ एबिलिटी कह लो या बॉडी एबिलिटी कह लो या स्ट्रेंथ कह लो, विद द पैसेज ऑफ टाइम या एज फैक्टर की वजह से उसमें बहुत से इश्यूज हो जाते हैं. तो हमारी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कौन सी है? वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी है? 20 ईयर्स टू 58 ईयर्स की एज में जो है. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, हम अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं? अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से. अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए लोगों के पास. ठीक है, और एक्सक्यूज मी, अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सब कुछ होता है. अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, टेक्निकल अपग्रेडेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, हेल्थ फैसिलिटीज़. ठीक है, और हमारे इंडिया में ये बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो क्राइटेरिया है ना, ये थोड़ा सा अभी भी मिसिंग है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जो बहुत बैकवर्ड हैं. आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में लैंड फॉर्म्स ही बहुत हैं. प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, हिली एरियाज़ हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, जिनकी वजह से कोई ना कोई क्लाइमेटिक अफेक्ट या कह लो रिलीफ फीचर जो है किसी ना किसी चीज़ को इस बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर कर देता है. चलो एक एग्जांपल लेती हूँ. जितने भी बैकवर्ड रीजन्स हैं, विलेज एरियाज़ हैं या विलेज एरियाज़ में थोड़े से बैकवर्ड रीजन्स हैं, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे रोड्स, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, हर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कमी है. तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया की नीड है. ऐसे ही हिली एरियाज़ में बच्चे बेचारे क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो लैंडस्लाइड हो गया, रोड ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जा पाते. ठीक है, एंड अदर काइंड ऑफ इंटरफेरेंसेस, जिसको आप पॉलिटिकल और सोशल इंटरफेरेंसेस भी कह सकते हो. जनरली आई वांट टू शेयर एक्सपीरियंस विद यू. लेह लद्दाख की अगर आप बात करो या इधर शिलोंग और सिक्किम की साइड की हम बात करें, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे चाइना बॉर्डर टच हो रहा है. ठीक है, और नीचे से बांग्लादेश. तो वहाँ पे मिलिट्री डिस्टर्बेंस या कह लो कि दूसरी कंट्रीज़ का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा है. वहाँ पे अटैक्स,
ठीक है, बॉर्डर लाइन पे आप आए दिन सुनते हो कश्मीर में क्या हो रहा है, फायरिंग होगी, ये हो गया, वो हो गया। व्हाट वाज दैट? जो बच्चे उन एरियाज में हैं बेचारों के स्कूल्स बंद हो जाते हैं, दे कांट गेट गुड एजुकेशन, दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इतनी अच्छी हैं। तो बिकॉज ऑफ सम यू कैन से क्लाइमेटिक कंडीशंस, रिलीफ फीचर, और ड्यू टू सम पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्सेस प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशंस हमें मतलब फेस करनी पड़ती हैं जो फोर्स करती हैं उन बच्चों को उन बेसिक फैसिलिटीज़ से दूर रहने के लिए, जो कि उनका बेसिक राइट है। बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बच्चे स्कूल की बात कर रहे हैं, हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जिसमें मैंने आपको बात की अभी ये सिक्किम शिलोंग की, वहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। वहाँ पे बच्चे बहुत दूर दूर तक पैदल जाते हैं क्योंकि थोड़ा हिली एरिया है, वहाँ पे ना बस चलती है, ना गाड़ी चलती है, ना साइकिल चल सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड रीजन है वो। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट के बिल्कुल पास है, वहाँ पे कभी ठंड, हमेशा ठंड रहती है, गर्मी पड़ती ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है तो बेचारे बहुत दूर दूर तक पैदल चल के स्कूल जाते हैं, और पैदल चल के स्कूल जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको, क्योंकि अगर स्नोफॉल हो जाती है जैसे, ठीक है, एक्सट्रीम, जब हमारे यहाँ पे कोल्ड विंटर सीजन शुरू होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो उस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता उनके लिए वहाँ तक पहुँचना, और उनके पास इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अच्छी क्या, उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ही नहीं है वहाँ पे ऐसी कि जो उन बच्चों को उनके स्कूल्स तक पहुँचा सके, जिसकी वजह से ऐसी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से, कंडीशंस की वजह से उनके स्कूल्स बंद हो जाते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग, कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, चलो ये तो आ गया आपके स्कूल्स के साथ रिलेटेड। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? देखो, आपके स्कूल्स में जनरली टीचर्स सेमिनार्स पे जाते हैं, राइट, स्पेशल प्रोग्राम्स पे जाते हैं, कोई ना कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं सीबीएसई की तरफ से, आए दिन सीबीएसई नए नए गाइडलाइंस दे रहा है, आपकी बुक्स में चेंजेस कर रहा है, राइट, नई नई एक्टिविटीज़ आपकी बुक में डाले जा रही हैं कि ऐसे ऐसे, उससे क्या हो रहा है, टीचर की ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो, उनको नए नए मेथड सिखाई जा रहे हैं, नई नई टेक्निक सिखाई जा रही है कि वो आपको एक इफेक्टिव लर्निंग करवा सकें, और एक इम्प्रेसिव, यू नो, यू कैन से एक इम्प्रेसिव सा लेसन बना सकें आपके लिए, ताकि आप उस चीज़ को जल्दी एक्वायर कर सको, उस चीज़ की नॉलेज ले सको, और आपके लिए लर्निंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाए, ऐसी ऑन जॉब ट्रेनिंग, राइट। अब जो हम ये देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स में न्यू न्यू इनोवेशंस हो रही हैं, हर दिन एक नया मॉडल आ रहा है, हर कोई अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर देता है, एंड्रॉयड चेंज कर देता है, सॉफ्टवेयर चेंज कर देता है, मेगापिक्सल चेंज कर देता है कैमरा का, और भी 3-4 फंक्शंस ऐड करके एक नई सीरीज़ निकाल देता है। तो वो क्या है, ऑलरेडी दे आर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स, ठीक है, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब अपनी स्किल्स को इन्हांस कर रहे हैं विद प्रॉपर गाइडेंस और सम सुपीरियर पर्सन, तो वो क्या है, उनको गाइड कर रहे हैं और वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आपके साथ हो रहा है, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो, राइट, जैसे कि आजकल जूम ऐप से आप पढ़ रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू इन्वेंशन है, राइट, एक नई चीज़ जो आप लोगों ने एक्सरसाइज की है, राइट। बेनिफिट्स क्या होते हैं बेटा ऑन जॉब ट्रेनिंग के? बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो भी वहाँ पे ट्रेनी इज़ डायरेक्टली ट्रेंड ऑन जॉब, ठीक है, उसको उसके पर्टिकुलर वर्क के लिए ट्रेन किया जा रहा है, बहुत ही फॉर्मल टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है, टाइम सेविंग होती है, बहुत ही अफेक्टिव होती है, ऐसा नहीं है पहले वो ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद फिर अपना ज्वाइन कर रहा है, नहीं, साथ साथ वो काम भी कर रहा है और नई नई चीज़ें भी सीख रहा है। लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ, देखो स्कूल में रह के ही आपकी टीचर, आप जैसे मान लो आप नई नई एक्टिविटी सीख रहे हो, जूम ऐप पे पढ़ना सीख गए, स्मार्ट क्लासेस में पढ़ना सीख गए हो, ठीक है, इंटरनेट चलाना सीख गए, उसके लिए आपने कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं की ना, पढ़ रहे थे साथ के साथ आपने और भी नई चीज़ें सीख ली। ऐसे ही टीचर्स के लिए भी है, टीचर्स जब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो बीच में से एक आधे दिन के लिए सेमिनार पे चले गए, कभी उनको किसी मीटिंग में चले गए, या फिर उनका स्पेशल उनके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं, तो उसमें क्या है, टीचर्स नए नए मेथड सीख रहे हैं, नई नई एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं, तो वो क्या है, ट्रेनिंग्स आर हाईली मोटिवेटेड फॉर ट्रेनिंग, तो उसमें नई चीज़ सीखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहते हैं। सोर्सेज क्या हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के? एजुकेशन है, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन।
एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन ही लोगों को ह्यूमन कैपिटल साबित करेगी, या कह लो लोगों को कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल बनाएगी। अच्छी हेल्दी पॉपुलेशन आने वाले टाइम में हर कंट्री की एक एसेट होगी, राइट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम उनको न्यू टेक्निक से फेमिलियर करवा के अपग्रेड करके हम अपनी कंट्री को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। माइग्रेशन, हाउ कुड बी पॉसिबल, कैसे ले सकते हैं हम इस पॉइंट को? एनीवन डिस्कस अबाउट इट? माइग्रेशन आपने ना उसमें भी क्या था, एड्स में ह्यूमन रिसोर्सेज में, बेटा माइग्रेशन क्या होता है? देखो, अभी आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, ये स्कूल +2 तक है, +2 के 10 तक होगा आपका स्कूल, राइट। तो ऑब्वियसली उसके बाद आप एक नए स्कूल में जाओगे। जब आप एक नए स्कूल में जाओगे, आपको नए लोग मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आप कुछ नया सीखोगे। तो माइग्रेशन मीन्स जब एजुकेटेड लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं और कुछ नया सिखा के भी आते हैं अपने साथ जो होते हैं, राइट। तो माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अब जैसे कि जो लोग गांव में हैं, ठीक है, उनको शहरों में भेजा जाए और शहरों वालों को गांव में भेजा जाए, ताकि वो गांव के लोगों को थोड़ा सा टेक्निकली अपग्रेड कर सके, और जो गांव से शहरों में गए हैं वो वहाँ जाके टेक्निकली अपग्रेड हो सके, ठीक है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनको गाइडेंस प्रॉपरली दी जानी चाहिए, उनको अवेयरनेस क्रिएट करो उनके अंदर इस चीज़ को लेके, और उनकी हेल्प की जाए प्रॉपर चैनल के थ्रू, तभी हम अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हम फेस कर रहे हैं अपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। वैसे थोड़ा सा मैं कॉन्ट्राडिक्ट करती हूँ इस पॉइंट से। बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ऐसे तो चाइना नंबर 1 है पॉपुलेशन में, बट वो फिर भी अपने आप को इतने, आप कह लो हर चीज़ में ऊपर ही है हमसे, डेवलप कर रहे हैं अपनी, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को इस तरीके से रिसोर्सफुल बनाया है कि क्या करें, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में, हम जनरली गवर्नमेंट पे डिपेंड है। गवर्नमेंट आएगी, ये गवर्नमेंट हमारे लिए ये करेगी, वो गवर्नमेंट हमारे लिए वो कर देगी। हम जनरली अपनी बात नहीं करते हैं, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, हिडन टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते, राइट। जिसकी वजह से हम ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन यहाँ दिया है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, तो उसको एलोकेट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को हम कहेंगे इकोनॉमिकल टर्म में ट्रिकल डाउन इफेक्ट। जो अमीर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, और जो गरीब है वो तो बहुत ही गरीब है, मतलब कोई बैलेंस ही नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास बहुत ही ज़्यादा है, अंत का पैसा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं, और जिसके पास नहीं है उसको तो इतना बुरा हाल है कि वो बेचारा पता नहीं कब क्या हो जाए उसको, राइट। इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स, हमारे इंडिया में दिक्कत ये है, अगर लोगों के पास पैसा है, अगर हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा है, तो उसको प्रॉपर यूज़ में नहीं ला रही। फॉर एग्ज़ाम्पल 3,000 करोड़ की सरदार वल्लभ भाई पटेल की वहाँ पे स्टैचू बना दिया गुजरात में, अगर वही पैसा किसी अच्छी जगह खर्च कर दिया होता तो हो सकता है इकॉनमी का कुछ भला हो जाता। बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स, किसी पॉलिटिशियन ने आना है, इतनी सिक्योरिटी टाइट हो जाती है और 2 घंटे में 2-2 लाख रुपया खर्च हो जाता है उसके स्वागत के लिए। व्हाट रबिश इज दिस, राइट। जैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का थोड़ा सा ऐसा नेचर रहा है कि वो हमेशा शो ऑफ में करते कि हमने ये बनाया, हमने वो बनवा दिया, हमने वो कर दिया, जबकि क्वालिटी ऑफ पीपल अगर हम इम्प्रूव कर लेंगे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर हम इम्प्रूव कर लेंगे, देर इज़ नो नीड टू डू एनी थिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ और करने की, ठीक है। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट्स में हो रही है। इन अप्रोप्रिएट एजुकेशन, बेचारी एजुकेशन सिस्टम का जो हाल है वो तो क्या ही कहने। इतनी पॉलिसीज़ बनाती है गवर्नमेंट, इतना सब कुछ कर रही है, RTE, सर्व शिक्षा अभियान, रामसा रूसा, इतने कमीशंस बना दिए। समग्र शिक्षा अभियान, अभी सर्व शिक्षा अभियान का लेटेस्ट वर्जन है, अब सर्व शिक्षा अभियान हट चुका है। अभी इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कर दी, उसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली
वो फैसिलिटीज़ जिनको एक्चुअल में मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही। आज भी सिग्नल पे आपको हज़ारों बच्चे मिलेंगे बैगिंग करते, आपको हज़ारों बच्चे गार्बेज पिकर बन के घूम रहे होंगे, हज़ारों बच्चे चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं। स्टिल इन अप्रोप्रिएट एजुकेशन जो है वो लोगों को प्रॉब्लम कर रही है। इल हेल्थ एंड इल न्यूट्रिशन फैसिलिटी, जो सबसे ज़्यादा, जैसे कि ऊपर आपने पॉइंट पढ़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो है ही गरीब, जिसके पास कुछ है ही नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो कहाँ से हेल्थ फैसिलिटीज़ और फूड जैसी बेसिक फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। तो ऑब्वियसली हेल्थ और न्यूट्रिशन फैसिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है। हमारे इंडिया में हर साल लाखों बच्चे माल न्यूट्रिशन, पोलियो और पता नहीं कितने एपिडेमिक डिजीज़ की वजह से, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होने की वजह से, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जिसको आप कहते हो, एक साल पैदा होते या फिर एक साल से पहले ही जो बच्चे मर जाते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। वो बच्चे क्यों मर जाते हैं? प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होता, पेरेंट्स अवेयर नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दे, जिसकी वजह से वो बच्चे किसी ना किसी एपिडेमिक डिजीज़ से, मतलब आप कह लो, इफेक्ट हो जाते हैं। इन्फेक्टेड होने की वजह से वो लोग मर जाते हैं। नो प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ फॉर एम्प्लॉयज़। और दुखद बात ये है हमारे इंडिया की, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर चैनल है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने का, या फिर प्रोफेशनल्स हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है किसी में कोई टैलेंट नहीं होता बेटा, हर किसी में टैलेंट है। बट हमारे इंडिया में ये है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। जो स्किल्ड एम्प्लॉई है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू अनस्किल्ड। रीज़न क्या है उसका? उनको पता है स्किल्ड एम्प्लॉय ज़्यादा पैसा कमा के देगा कंपनी को, अनस्किल्ड से हमें कोई मतलब नहीं। इसीलिए हो सकता है उसमें भी कोई एबिलिटी हो, उसमें भी कोई गुण हो, उसको कोई दो चीज़ें सिखाने को राज़ी नहीं है। लेस प्रमोशन फॉर एम्प्लॉयज़। हमारे इंडिया में लोग कहते हैं हमारा यहाँ रह के कुछ नहीं बन सकता, स्पेशली पंजाब, आधा पंजाब बाहर बैठा है, हमारा यहाँ रह के कुछ नहीं होगा। लेस प्रमोशन फॉर एम्प्लॉयज़, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ कम है एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रमोशंस नहीं है, ठीक है ना। और प्रमोशंस हैं तो हमारे यहाँ पे थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, सीनियरिटी बेसिस पे होता है, एजुकेशन बेसिस पे या क्वालिटी बेसिस पे नहीं होता। सीनियरिटी एज के हिसाब से, अगर आप बड़े हो तो आपको एज में जो आपसे बड़ा होगा उसको पहले प्रमोशन मिलेगी, आप चाहे उससे लाख गुना अच्छे हो, आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो, नो वन मैटर, ठीक है। एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन, हमारे प्राइमरी सेक्टर पे पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है, और हमारे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे पॉपुलेशन ज़्यादा इंगेज नहीं है। तो एक सेक्टर में ज़्यादा प्रेशराइज होने की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक प्रॉपर प्रोसेस जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई मैन पावर प्लानिंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हो, राइट, पढ़ते हो ना। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है ज़रूरत चार लोगों की है काम की उस जगह पे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, ठीक है, और घर के खाना खाने वाले 6 लोग, छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है। अब क्या होता है, 6 के 6 वहाँ पे काम कर रहे हैं, ज़रूरत 3 की है वहाँ काम करने की, कर 6 रहे हैं, तो वो क्या है, 3 लोग तो ऐसी वहम में है ना कि हम काम कर रहे हैं, बल्कि उनकी काम करने से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, ना ही उनके काम करने से कोई फ़र्क पड़ रहा है किसी चीज़ में। उनका काम करना ना करना एक ही बराबर है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पॉलिसीज़ फॉर यूथ। अब देखो, बहुत सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने चलाई, ठीक है, ये उनमें से एक है, जेंडर इनइक्वालिटी हटा दो, ये रिडक्शन इन HIV एड्स प्रेवलेंसेस, रिडक्शन इन टीनेज प्रेगनेंसीज, हाई क्वालिटी एजुकेशन, अप्रोप्रिएट स्किल्स। अब ये टीनेज प्रेगनेंसीज वाला जो टॉपिक है ये चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं और उनको 36 तरह के डिजीज़ हो जाते हैं फिर, ठीक है, और 36 तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो दूसरी बात, सेकंड चांसेस फॉर आउट ऑफ स्कूल यूथ, जैसे कि ओपन बोर्ड से पेपर देते हैं बच्चे। तो अपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी पॉलिसीज़ की, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं, ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ड्यू टू सम नेग्लिजेंस कह लो, या फिर प्रॉपरली उसको मॉनिटर नहीं किया जाता चीज़ को, अल्टीमेटली वो पॉलिसी फेल हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, ठीक है। If you have any query about this chapter,
यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जो भी क्वेरीज होगी बच्चे उसमें क्वेश्चन लिख के भेज देना, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल as well as press the bell icon for the next notification. Thank you so much.